ये पंजोता साहब, ये जो आज मिलना है पीटीआई का चीफ जस्टिस साहब से, उससे आप क्या अखज़ करते हैं? इसका मकसद क्या है? इससे फायदा क्या होगा? इससे नुकसान क्या होगा? बहुत शुक्रिया नसीम ज़ारा साहब, आपने मौका दिया। जी, रात को हमारी लीगल कमेटी का इस पे इजलास हुआ था, जूम मीटिंग के ऊपर तमाम लोग मौजूद थे और खान साहब की हदायत की रोशनी में हम बिल्कुल जो चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान हैं उनसे मिलने के हवाले से हमारा डिसीजन हुआ और वफद जो है हमारा आज मिला। मिलने का मकसद ये था क्योंकि उन्होंने बुलाया था और कि हम आप आइए, अपनी तजावीज़ दीजिए, जो सारी रिफॉर्म्स हैं कि हम उसके अंदर कोई तब्दीली लेकर आएँ, क्या मामलात होने चाहिए, किस किस जगह पर किस किस नुक्ते के ऊपर आप लीगल हवाले से राय रखते हैं। तो यकीनन हमारा वफद मिला है जी। उस वफद ने जाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने जो बातें रखी हैं, जिनमें 9 मई का ट्रायल जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर भी किया जा रहा है, या मिलिट्री कस्टडी में लोग हैं वहां पर जो सलूक किया जा रहा है, वो तमाम तर तफसील सामने रखी और पाकिस्तान में जो इस वक्त कानून की पोजीशन है, जो आइन की पोजीशन है, वो भी सामने रखा गया कि दफा 144 लगा दी जाती है। इसी तरह जो खान साहब को जेल में रखा गया है और जो जेल मैनुअल कहता है उसके मुताबिक जो उनके हकूक हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं, सियासी लोगों से मुलाकात, उनसे बच्चों की जो फोन पे बात होती है वो, और तीसरी ये चीज थी वहां पर कि जो जिस तरह से वहां ट्रीटमेंट किया जा रहा है, डॉक्टर तक की एक्सेस नहीं, वो भी रखा गया। उसके अलावा जो 26वीं तरमीम है वो नुक्ता नजर भी रखा गया कि हम इसको नहीं मानते, ये सिर्फ और सिर्फ अदलिया को इंतजामिया के अंडर करने की पूरी एक प्लानिंग थी जो की गई है, जो हम कबूल नहीं करते। साथ उनके सामने जो मुल्क के अंदर मईशत की जो पोजीशन है वो भी रखा गया नुक्ता कि मईशत की तब पोजीशन होगी जी, कि ये तब ठीक होगी जब हमारे मुल्क के अंदर कानून होगा, जब हमारे मुल्क में आइन होगा। इस वक्त आइन मुकम्मल तौर पर पामाल हो चुका है, आइन नाम की कोई चीज नहीं रह गई। और साथ ही जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए जाते हैं, जैसे आपको पता है कि सेनेटर एजाज चोई साहब, उनके ऑर्डर जारी किए गए और आज तक उन्हें किसी जगह पर नहीं अमल करने की आपने देखा होगा कि कोई ऐसा अमल किया गया हो। साथ ही ये भी जो दहशतगर्दी के मुकदमात वकला के ऊपर दर्ज किए गए हैं, आम कारकुनान के ऊपर दर्ज किए गए हैं, जो कारकुनान के साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जो जेलों में उनके साथ सलूक किया जा रहा है, वकला को डराने के लिए आए रोज दहशतगर्दी के मुकदमात, बरकत पर दहशतगर्दी के मुकदमात, तो ये जो सारा अमल है ये भी रखा गया। साथ ही ये भी बताया गया कि कोर्ट ऑर्डर करती है, जैसे मखसूस नशिस्तों वाला मामला आपके सामने है, जैसे इलेक्शन जो है वो मुकर्रर वक्त के ऊपर नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, वो तमाम चीजें भी सामने रखी गई। यानी पाकिस्तान के अंदर 2 साल में जो कुछ फस्तायत की गई, जो फार्म 47 की हुकूमत लाएगी, जो सारा अमल किया गया, वो हर एक नुक्ता उनके सामने रखा गया कि तब तक हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता जब तक ये तमाम तर मसाइल जो हैं वो हल नहीं हुए। जी, तो उन्होंने क्या, देखिए जी समझ गई, आपने बड़ी क्लियरली एक्सप्लेन किया। तो तवक्कुआत क्या थी? कल आपकी जो लीगल मीटिंग कमेटी की मीटिंग हुई उसमें आप लोगों का ख्याल था कि चीफ जस्टिस साहब को ये सब चीजें बता करके उससे हासिल क्या होगा? देखें, 2 राय थी और जो ज्यादा राय थी वो ये थी कि हमें जाना चाहिए। जो राय मुखालिफ थी वो ये थी कि वहां जाकर, जैसे शहबाज शरीफ साहब और वहां पर अटॉर्नी जनरल साहब खड़े थे और साथ वजीर कानून खड़े थे, कि इस प्रोसेस को लेजिटिमेट ना करार दिया जाए क्योंकि हम इनको नहीं मानते और हम ये समझते हैं कि जो चीफ जस्टिस जियाई साहब हैं उनको नहीं होना था ये चीफ जस्टिस, बल्कि मंसूर साहब को होना चाहिए था, जो कि उनका नंबर बनता था क्योंकि वो सीनियर थे। लेकिन क्योंकि ये राय वहां पर, इसलिए इस बात को बाद में तमाम तर मुत्तफिक हो गए कि हम सुप्रीम कोर्ट में पटिशन भी लेकर जाते हैं, हम वहां पर पेश भी होते हैं और हम लेटर्स भी लिख रहे हैं। तो एक मौका है, ये ना कोई कहे कल के जनाब पीटीआई तो आई नहीं, रिफॉर्म्स की जब बात हुई तो सिर्फ टीवी पे बात करते हैं। प्रैक्टिकली जैसे भी जब तक भी हैं चीफ जस्टिस हैं, मौजूद हैं, तो कम से कम हमारा दुनिया में नुक्ता नजर जाना चाहिए कि हमने जाकर हर दरवाजा जो है खटखटाया और ये दरवाजा ऐसा था जो हम मिस ना कर जाएं। ये ना कहे अवाम, ये ना कहे कि आप अपने लिए नहीं तो लोगों के मसाइल के लिए चले जाएं। तो जी, अब चीफ जस्टिस साहब, देखिए चीफ जस्टिस साहब का उनके सामने तमाम तर मौकफ रख दिया गया, लेटर्स भी ऑलरेडी उनके पास पहुंच गए हैं जो 26 को सारा सामने हुआ। और तवक्को क्या थी? अच्छा, तवक्को क्या थी? ये तो आपने एक्शन बताया ना, जब मीटिंग में कमेटी में क्या था कि उससे ये हासिल होगा कि यानी चीफ जस्टिस साहब कुछ इसमें कर पाएंगे, कुछ तब्दीली ला पाएंगे इन मामलात पे जो जिनकी आपने जिक्र किया भी। देखें, इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो वो हैं और अगर वो इस्लाहात के लिए हमसे तजावीज मांगते हैं, ठीक, हमारा हक बनता है कि उनके सामने मौकफ रखना। अब अमल तो उन्होंने करना है। हाँ, कुर्सी पर बैठे अगर वो ये सारी चीजें नोट करते हैं जो कि पूरा पाकिस्तान नोट कर रहा है,
तो वो एक आप ये समझिए कि हिस्ट्री के अंदर नाम लिखवाएंगे। और अगर नहीं नोट करेंगे और ऐसे ही जाने देंगे जैसे काजी फैसल साहब ने जो किया, तो फिर वो भी अपनी हिस्ट्री में अपना नाम उन के साथ ही शामिल करवाएंगे। तो अच्छा जी, फाइनली ये ठीक है पंजुता, ये बताएं कि जो जब आप चीफ जस्टिस साहब के पास गए हैं तो ये तमाम मामलात आपने उठाए हैं, तो अब आप कह रहे हैं कि आप उनको, जाहिर है चीफ जस्टिस हैं वो, तो आप उनको मानते हैं, उसमें तो कोई सवाल पैदा नहीं होता, तो आपका ख्याल है कि ये आपके जाने से कोई फायदा हासिल होगा आप लोगों को सियासी तौर पे? नहीं, देखिए सियासी तौर पर फायदे की बात नहीं है। एक ऐसी जगह थी जहां पर हमें बुलाया गया और हमने अपने मुल्क की आवाम की वहां पर तर्जुमानी की है। जो दरवाजा, जो स्पेस हमें मिली है, हमने वहां दरवाजे के ऊपर दस्तक देने की कोशिश। ठीक है, लेकिन जुडिशियल रिफॉर्म्स पे आपने कुछ उनको दिया हमारी तरफ से? जी, जुडिशियल रिफॉर्म्स पर जो था आपने कुछ उनको दिया कि क्या होना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, ये तजावीज जो हैं ये सारी दी गई और उनको ये भी कहा गया कि हम रिटन फॉर्म के अंदर भी जो इसके अलावा तमाम तर चीजें हैं, एक एक नुक्ता, क्योंकि अगर हम मुकम्मल तौर पर कोई 1000 पेजेस के ऊपर भी मुश्तमिल एक चीज दे देते तो उसमें भी कोई चीज मिस हो जाती है। तो हमने यही कहा कि हम वो रिटर्न भी भिजवा देंगे, लेकिन ये बेसिक मसाइल हैं। ठीक है, ओके जी, आपने आइडेंटिफाई कर दिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। ये बताइएगा हाफिज साहब, ये आपने सुना कि वो क्या उन्होंने कहा, तो ये आप कैसे देखते हैं अहमियत इसकी? बिस्मिल्लाह सिस्टर, एक आपका शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह इस मुल्क का एक एनवायरनमेंट चल रहा है, किसी भी बड़े इंपॉर्टेंट शख्स के लिए और स्पेशली चीफ जस्टिस के लिए अगर कोई मीटिंग करनी हो तो 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपका एजेंडा क्या है, आपकी टाइमिंग क्या है, आपका वेन्यू क्या है और आप उससे अचीव क्या करना चाहते हैं। अब इन जो 4 चीज़ें हैं, जो ये गुफ्तगू हुई है, ये सारा कुछ, इसका मतलब ये है कि जो जुडिशियल रिफॉर्म्स की बजाय जो है, जो एक पार्टीज़ के ग्रीवेंसेस हैं वो उन तक कन्वे किए गए हैं, और जो उन तक कन्वे किए गए हैं उससे 3 चीज़ें निकलती हैं। एक ये है कि पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जो है इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है अकेला कोई काम नहीं कर सकता, उसको या कमेटी के पास जाना पड़ेगा, और जिस तरह इनके ग्रीवेंसेस हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा नहीं है। दूसरा ये है कि दुनिया भर के अंदर कोई भी चीफ जस्टिस या जज जो है, जो पेंडिंग कोर्ट मैटर्स है उनको अंडर डिस्कशन नहीं लेके आते, क्योंकि उसके एक प्रेजुडिस आता है, उसके अंदर आपकी ओपिनियंस आती है या चीज़ें निकलती हैं, तो वो किसी भी पार्टी के लिए जो सूट नहीं करती। तीसरी जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक ऐसे चीफ जस्टिस के पास जा रहे हैं कि जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का एक आउटकम है, और वो आउटकम आप उस शख्स के पास दोबारा जाके ये कह रहे हैं कि मैं इसको नहीं मानता, तो ये आपको एक इसके अंदर एक लीगल डायकॉटमी भी नजर आएगी कि आप उस चीफ जस्टिस के पास गए हैं कि जिसकी बुनियादी 26वीं आईनी तरमीम है या वो प्रोसेस है। अब तो क्या करते, कुट्टी कर लेते? नहीं, देखें ना, आप ये देखें कि बात ये है कि नंबर 1 ये है कि चीफ जस्टिस साहब को अपने घर के अंदर ये मीटिंग्स नहीं करनी चाहिए थी। आपका ख्याल चीफ जस्टिस को करना ही नहीं करनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस को अगर मीटिंग करनी थी, चीफ जस्टिस को अगर मीटिंग करनी चाहिए थी, तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सिर्फ एक काम कर लेना, वही सारा इनिशियल है। वो ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ये तय कर ले कि हमने जो भी हमारे पास केस आया है हमने उसका फैसला 3 माह में करना है, इस तरह का मैकेनिज्म बनाए, और जो हाई कोर्ट के अंदर आए 6 माह के अंदर करे, उसकी किसी पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम तो यह है कि हमारे केसेस, ये एक आम आदमी के केसेस जो है वो सुने नहीं जाते, और जब सुने नहीं जाते तो जुडिशरी का एक ग्रीवेंस जो है वो लोगों की नजर के अंदर आता है। दूसरा उस चीज के अंदर यह है कि आपने गवर्नमेंट को बुलाया और गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर का वहां पे जाना भी जो है वो भी मुनासिब नहीं, और मेरा यह ख्याल यह है कि पीटीआई ने इसलिए उसको क्रिटिसाइज उस एक्शन को नहीं किया क्योंकि वो खुद जाना चाह रहे थे। क्योंकि अगर आप खुद जाके उनके घर जाएं और दूसरा शख्स उनके पास जाए तो फिर आपके लिए वो आपकी जो एक स्पेस है वो कम रह जाती है। और यही हमारे साथ हुआ कि जब आपके जस्टिस फाइज ईसा पार्लियामेंट के अंदर गए, चाहे आपकी 50th एनिवर्सरी थी कॉन्स्टिट्यूशन की और उसके अंदर जो स्पीचेस हुई आपने भी सुना, तो किसी भी जज के लिए मुनासिब नहीं है कि उस एनवायरनमेंट के अंदर जाए। तो आप कह रहे हैं बाय द सेम टोकन इनको जाना चाहिए था, ना इनको जाना चाहिए था, ना गवर्नमेंट को जाना चाहिए था, ना चीफ जस्टिस को बुलाना चाहिए था उस चीज के अंदर। और अगर कुछ चीज इनसे चाहिए थी तो रिटर्न चीजें इनके अंदर मांग के उसके अंदर एग्जीक्यूशन की तरफ जाते।
अपने हाउस को इन ऑर्डर करें। अब आप देखें ना कि चीफ आप जस्टिस तो वही कह रहे हैं जो उन्होंने कहा है पीटीआई के जो लीडर हैं खोसा साहब, अब आप मुझे उन्होंने देखें, आप उनको देखें, कोट करें। मैं आपको चीज देखिए, कभी भी पाकिस्तान के अंदर अगर चीफ जस्टिस को मीटिंग करता है तो उसके साथ उसका प्यूने जज या उससे एक जज और मौजूद होता है, ये ट्रेडिशन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस लेवल की रिफ्ट आई हुई है, या आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट्स के अंदर, तो सिंगल के साथ मीटिंग करके जो है मेरा ख्याल है कि वो मुनासिब नहीं है और उसके ऑप्टिक्स भी अच्छे नहीं है। जी आजाद साहब। जी, मेरा इस पे जाती राय है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बाय विर्चू ऑफ 26वीं तरमीम उसके पास अख्तियार ही नहीं है। उनकी ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ है उसका काम जिरगे करना नहीं है। कौन सी जुडिशल रिफॉर्म पे कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर अगर जुडिशल कॉन्फ्रेंस थी तो सब लोगों को सेम टाइम पे सुनते और उस पे आउटपुट लेते, उसका एजेंडा आता है कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये एजेंडा, इस पे आप अपनी अपनी आउटपुट दें। ये है मैकेनिज्म। अगर चीफ जस्टिस साहब ने मिलना है, मैं समझता हूं कि जो हुकूमत के साथ चीफ जस्टिस मिले बिल्कुल गलत है। एग्जीक्यूटिव के साथ देखें, कोई कॉन्फ्रेंस हो तो उसमें तो मुलाकात हो जाए अलग। कल क्या इंप्रेशन गया आपकी सुप्रीम कोर्ट का कि वजीर आजम, वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल उनके साथ खड़े, यानी वो एक पेज पे हैं, बाकी लोगों को क्या तासुर जाता है? एक सेकंड, ये काजी फाइज ईसा साहब ने भी किया था, गलत किया, उन्होंने भी बुलाया था, गलत किया। मुझे मुझे नसीम, आपने थोड़ा सा टाइम देना है। इकबाल हमीदुर रहमान से साफी मिलने के लिए गए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मेरा क्या काम है भाई आपसे मिलना। ओके, नेक्स्ट टाइम। दूसरी बात, आपने AR कार्निलियस को रेफर किया। जजेस साहबान को कहा गया था, ये कस्टम नॉर्म और प्रैक्टिस थी कि उनको अखबारात भी नहीं पढ़ने चाहिए। जो जजेस रिटायर होते थे उनको जाते हुए अखबारात देते थे कि आपके ये केसेस रिपोर्ट में आपके मुतल्लिक ये कि जाके वो पढ़े रिटायरमेंट के बाद। ये था कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अगली दूसरी बात, अगर आप कहते हैं ये जुडिशल रिफॉर्म है तो 26वीं तरमीम आपने कर ली जुडिशल रिफॉर्म के नाम पे, तो आपने डिजास्टर कर दिया। अब कौन सा जुडिशल रिफॉर्म कर रहे हैं? कौन सा एजेंडा है जिसको आप जुडिशल रिफॉर्म के नाम पे आप जिरगे कर रहे हैं और कभी मुलजम से मिल रहे हैं और कभी मुद्दई से मिल रहे हैं? उनका क्या काम है? जजेस का काम है सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने। आपने पूरा जुडिशल सिस्टम स्टेल कर दिया। आपने उसको देखे किस शख्स का उस जुडिशरी के ऊपर ट्रस्ट रहेगा? चूंकि बुनियादी जो नुकता है वो अवाम का अदलिया पे ट्रस्ट होता है। अगर एग्जेक्टिव और जुडिशरी एक पेज पे बैठी है तो अवाम जो एग्रीव्ड लोग हैं, जो एग्जेक्टिव से सताए हुए लोग हैं, वो क्या समझेंगे? और दूसरी बात देखिए, 26वीं तरमीम सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है। आप कैसे जाके उनसे मिल रहे हैं? आज सबका मौकफ है कि ये मेरी एक सेकंड 26वीं तरमीम के हवाले से वो केसेस सुन रही हैं, तो वो उस एग्जेक्टिव ने किया जिनके खिलाफ पिटीशंस वहां पेंडिंग, आप उनसे मिल रहे हैं। क्या तासुर दे रहे हैं आप अवाम को जिनके केसेस वहां पड़े? लेकिन नो, चीफ जस्टिस को ये बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर हूं। ये नॉर्म्स नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। मैं आपके पास आती हूँ हाफिज साहब, मुझे जरा अता साहब के पास, वो कहेंगे अभी सब बोलते हैं। जी अता साहब आप फरमाइए जी। अच्छा, लास्ट पीटीआई को जाना चाहिए था या नहीं? मेरी जाती राय में उनको नहीं मिलना चाहिए। भाई आप तो एग्रीव्ड हो और आप जाके अपनी शिकायतें लगा रहे हो, आप अपने केसेस फाइल करो और सुप्रीम कोर्ट अपने केसेस फैसला करे आइन और कानून के मुताबिक। अता साहब आप पर जी आप फरमाइएगा ये तमाम डिस्कशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ोहरा साहिबा बहुत मेहरबानी प्रोग्राम में मदऊ करने का। ये मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि जब हम मुंतखब होकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर बना तो हमने अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई। तो उसमें हमारा जो मौक़िफ़ था वो यही था कि कोई मुअस्सर जुडिशल सिस्टम के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की जाए। जब हमारा वफद उनसे मुलाकात की तो उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया कि वाकई इस पहलू पे हमें सोचना होगा। तो ये सीरीज ऑफ मीटिंग जो है वहाँ से शुरू हुई थी। वहाँ से इसके बाद फिर जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जो हेड थे उनको भी बुलाया गया और उनसे भी ये फीडबैक लिया गया किस तरीके से लोगों को इंसाफ की फराहमी तेजी से जल्द इंसाफ की फराहमी उनको की जाए। इसके जो हाइल रुकावटें उनको दूर करने के लिए जी एसोसिएशन जी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उन्हीं की दरख्वास्त पे ये सारा अमल शुरू हुआ था। ये कोई एट रैंडम नहीं शुरू हुआ,
इस पे बार बार मुलाकातें हो रही हैं, हर स्टेक होल्डर से मुलाकातें होती रही हैं इस मौसर जुडिशल सिस्टम के लिए। शायद आपको मैं याद कराता चलूं, एक बाकायदा परफार्मा फिर हमारी मुतालबे पे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड किया गया। आम लोगों से भी तजावीज़ मांगी गई कि जुडिशल के इस सिस्टम में किस तरीके से रिफॉर्म लाई जाए और किस तरीके से जल्द लोगों के इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री से मुलाकात करते हैं तो मेरे ख्याल इसको कोई बदनीति की बुनियाद पर नहीं देखना चाहिए। एक अच्छा अमल था, उनको अच्छा किया उनको, और हमने इसको सपोर्ट भी किया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कि उनसे मुलाकात भी करें और उनसे फीडबैक लें, और जो रास्ते में जो हाइल रुकावटें एग्जीक्यूटिव साइड से उनको दूर करने में आपको मदद मिलेगी। और इस तरीके से अगर उन्होंने तरीके इंसाफ से मुलाकात की है तो कोई बुरी बात नहीं, अच्छा किया है, उनको भी एतमाद में लिया है, उनसे भी पूछा है कि अगर आपके पास कोई जुडिशल निज़ाम में बेहतरी के लिए कोई आपके पास तजावीज़ हैं वो भी आप वहाँ पर पेश करें। अगर उन्हें देगर मुतालबा दिए तो कोई बुरी बात नहीं, उन्हें चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मुतालबा दिए, इसमें मेरा ख्याल ये कोई इसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, इनको अप्रिशिएशन मिलनी चाहिए। और अगर उन्होंने घर पे बुलाया तो ये कोई नहीं, वो एक ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, ये किसी के घर में जाना कोई बुरी बात नहीं है, इसको मेरा ख्याल बदनीति नहीं ढूंढनी चाहिए, हमने खैर की तोक़ो रखनी चाहिए। और ये आइन इसकी ममानियत नहीं करता, उनकी अभी भी वो आज़ाद है और महफूज अदलिया की तरफ हम उसके बढ़ रहे हैं वहाँ पर, और इंसाफ की फराहमी में बाहर अपना भरपूर तामन करेगी उनके साथ। मैं साथ बताता चलूँ कि इससे पहले मैं थोड़ा सा और बताता चलूं कि 1+8 कापी 8 कापी जो थी वह सुप्रीम कोर्ट में हर साइल को दाखिल करना पड़ती थी, लेकिन हमारी इस मुशावरत के अमल से अभी 1+3 की जो कापीज हैं वो दाखिल करने की तकरीबन उस अमल की अतः साहब वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है जो कि लॉजिस्टिक्स की बात करें, लेकिन हम जरा बात करें कि क्या इस सारे प्रोसेस के नतीजे में जो हुकूमत और जो अपोजिशन है उनका तो बड़ा की रोल है पावर के उसमें कॉन्टेक्स्ट में, तो वहां फिर उधर प्राइम मिनिस्टर को बुलाना, बात करना, उनसे लेना इनपुट और उसके बाद अपोजिशन से, तो क्या ये किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो स्पिरिट है स्पिरिट ही है ऑफ इंडिपेंडेंस एंड डिस्पेंसिंग जस्टिस, वो किसी तरीके से अंडरमाइन होती है? और जो भी मामलात हों जिन्होंने अंडरमाइन किया, हम स्पेसिफिक एक्शन की बात करें